थंडरबोल्ट्स का नया ट्रेलर फाइनली आ चुका है और भाई साहब इस बार जो चीज सबसे ज्यादा शॉक करने वाली थी वो था वॉइड का टेरर। ट्रेलर में क्लियरली दिखाया गया है कि वॉइड का कंट्रोल आउट ऑफ हैंड हो रहा है। पूरा न्यूयॉर्क एक तरफ से एक ब्लैक स्मोक के क्लाउड से ढक गया है और लोग लिटरली वैनिश हो रहे हैं। अब ये वैनिश होने का मतलब क्या है? इस पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली ये कि जो लोग उस ब्लैक स्मोक के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सब के सब मर जा रहे हैं, वहीं दूसरी ये कि वो लोग कहीं और टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। पर्सनली मैं दूसरे थ्योरी को ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि अगर वॉइड ने इतने लोगों को मार दिया तो एमसीयू में मौजूद जितने भी लोग हैं वो कभी भी सेंट्री को एज ए सुपर हीरो के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर वो लोग किसी और डायमेंशन में चले गए हैं तो उनकी वहां से वापस आने की गुंजाइश बनती है, जिसके बाद सेंट्री एक सेवियर के फॉर्म में उन लोगों के सामने उभर कर आ सकता है। अब बात करें थंडरबोल्ट्स की टीम की, तो मैं ऑनेस्टली कहूं तो ये टीम वॉइड जैसे कॉस्मिक लेवल थ्रेट से डील करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। घोस्ट के अलावा किसी के पास कोई रियल पावर है ही नहीं। बाकी सब या तो सुपर सोल्जर्स हैं या रेड रूम के ट्रेंड असासिन्स। इसका मतलब है कि इस फाइट का असली सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि इमोशनल आर्क होने वाला है। यहीं से एक नए एंगल की भी शुरुआत होती है, जहां बॉब यानी कि सेंट्री ग्रेजुअली थंडरबोल्ट्स की टीम के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाता है और वही कनेक्शन उसके अंदर के वॉइड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी कि ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटल भी होने वाला है, जिसमें बॉब अपने ही अंदर के अंधेरे से लड़ रहा होगा। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो छुपी हुई है वो ये है कि जब वॉइड ने लोगों को गायब कर दिया है एंड सेंट्री उनको वापस ला रहा है तो उनके साथ सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि हमारे फैंटास्टिक फोर भी लौटेंगे। और ये मैं एक थ्योरी के बेसिस में कह रहा हूं, और हमारी थ्योरी ये कहती है कि जो लोग डिसअपियर हो रहे हैं वो लोग नेगेटिव जोन में किसी अननोन हिस्से में फंस जाएंगे एंड वहीं से जब सेंट्री उन सबको वापस लाएगा तो एक्सीडेंटली फैंटास्टिक फोर को भी वो इस अर्थ पर ले आएगा और उनके आने के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा एमसीयू का नेक्स्ट बिग आर्क यानी कि इनकर्जन, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करेगा एवेंजर्स डूम्सडे से। लेकिन उस पर आने से पहले हम लोग सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं और वो ये है कि सेंट्री के पावर सोर्स क्या है। कॉमिक्स में हमेशा से उसका ओरिजिन मिस्टीरियस रहा है, जहां एक रेगुलर इंसान सीरम लेते ही एकदम गॉड टियर पावरफुल बन जाता है, जहां पर वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो थॉर एंड हल्क जैसे हेवी हिटर्स को भी टक्कर दे सकता है। एंड ट्रेलर में हम वैल को ये क्लियरली बोलते हुए सुनते भी हैं कि बॉब सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अगर एवेंजर्स को पूरा कंबाइन भी कर दे तो उनको वो हरा देगा। अब वैल ये दावा कैसे कर पा रही है, चलिए जानते हैं। क्योंकि एक इंसान का इतना पावरफुल हो जाना विदाउट एनी कॉस्मिक लिंक इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, और यहीं पर मेरी थ्योरी शुरू होती है। मेरे हिसाब से जब बॉब ने उस सीरम को लिया तब उसकी सिर्फ फिजिकल एबिलिटी अनलॉक नहीं हुई बल्कि उसने गलती से एक छोटी सी कॉस्मिक दरार भी खोल दी, और वो दरार थी नेगेटिव जोन के अंदर। नेगेटिव जोन मार्वल का एक ऐसा डायमेंशन है जहां मैटर नहीं एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है और जहां रियलिटी के बेसिक रूल्स ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये जगह इतनी होस्टाइल है कि इवन रीड रिचर्ड्स जैसे साइंटिस्ट ने भी इसके कुछ पार्ट्स को एक्सप्लोर करने से मना कर दिया था। नेगेटिव जोन में कुछ ऐसे वॉइड लाइक रीजन्स होते हैं जहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ना टाइम ना स्पेस ना मैटर, और इसी जगह से एक एंटिटी, एक लिविंग डार्कनेस स्लिप कर गई और आ गई है हमारे यूनिवर्स में, और उसने होस्ट चुना है बॉब को। यानी वॉइड सिर्फ एक मेंटल इलनेस या अल्टर ईगो नहीं है बल्कि वॉइड एक एलियन कॉस्मिक पैरासाइट है जो नेगेटिव जोन के सबसे डार्क रीजन से आया है। उसका गोल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि अनमेकिंग है, चीजों को वापस उस जगह खींचना जहां से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो लोग डिसअपियर हो रहे हैं ट्रेलर में तो वो टेक्निकली मर नहीं रहे बल्कि वो अनमेड हो रहे हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं, और ये परफेक्टली मैच करता है नेगेटिव जोन के उन रीजन्स के बिहेवियर के साथ जहां फिजिक्स फेल हो जाती है। अब यहाँ पर बात जो समझने लायक है वो ये है कि वॉइड का बिहेवियर इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि वो यहाँ का नहीं है। वो एक ऐसे रेल्म का हिस्सा है जहां सिर्फ साइलेंस और डिके है और वो बस वापस आना चाहता है, इसीलिए वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, वो हर चीज को अपने साथ नेगेटिव जोन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और जब बॉब अपने अंदर के वॉइड को कंट्रोल करेगा तब ये सिर्फ एक सुपर विलेन को रोकने वाली कहानी नहीं होगी, ये एक कॉस्मिक पैरासाइट के आजादी पाने का मोमेंट होगा, एक रिडेम्पशन आर्क जिसमें ब्रोकन गॉड अपने अंदर के अंधेरे से लड़के सबको वापस लाएगा इंक्लूडिंग फैंटास्टिक फोर।
अब आप पूछोगे कि यहाँ फैंटास्टिक फोर कैसे बार बार आ जा रहा है, तो मेरे भाई गैलेक्टस को हराने के काफी लिमिटेड ऑप्शंस है। एंड फैंटास्टिक फोर ने जब फर्स्ट टाइम ऐसा किया था तो उनको जरूरत पड़ी थी एक डिवाइस की जिसका नाम है अल्टीमेट नलीफायर, जो कि उनको तब मिला था जब वॉचर ने मदद किया था। अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के अंदर हमें वॉचर जैसा कैरेक्टर तो दिखने से रहा, तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि वो लोग अल्टीमेट नलीफायर को यूज नहीं कर पाएंगे। एंड रीड भले ही कितना स्मार्ट हो, वो अल्टीमेट नलीफायर को यूं ही नहीं बना पाएगा। एंड क्योंकि हमने देखा है कि ट्रेलर में मिस्टर फैंटास्टिक एक पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो गैलेक्टस को कहीं और टेलीपोर्ट कर दे। बट यहाँ हम गैलेक्टस की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्स के किसी भी कोने से अर्थ पर एक झटके में आ सकता है, जैसे कि सेलेस्टियल्स आते हैं। तो फिर रीड ऐसा क्या करेगा जिसके वजह से गैलेक्टस अर्थ को छोड़कर चला जाए, जिसका जवाब हमें अर्थ माइटियस्ट हीरोज में मिलता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि अवेंजर्स गैलेक्टस को नेगेटिव जोन में भेज देते हैं, जहां वही एंटी मैटर होता है जिसको गैलेक्टस खाता है। तो यहां पर गैलेक्टस को जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो वो वहीं पर रहेगा। तो ये सेम चीज हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, विद द ट्विस्ट कि फैंटास्टिक फोर भी उस नेगेटिव जोन में फंस जाए। अब मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा। फैंटास्टिक फोर के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुए थे एंड उसमें हम साफ देख सकते हैं कि पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम सुजन के एक एनर्जी बबल के अंदर है और वो लोग एक अलग ही दुनिया में है। मेरे हिसाब से ये दुनिया वही नेगेटिव जोन है। एंड जब सेंट्री न्यूयॉर्क के लोगों को वापस लाएगा नेगेटिव जोन से, तो उनके साथ फैंटास्टिक फोर भी यहाँ आ जाएंगे, जिसके वजह से ये अर्थ इंकर्जन की ओर बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी वाले रीड रिचर्ड्स ने ये कहा था कि जब तुम दूसरे यूनिवर्स में जाते हो तो तुम इंकर्जन को ट्रिगर कर देते हो। अब देखो थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट में अगर फैंटास्टिक फोर को दिखा दिया जाए तो वो हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के लिए काफी ज्यादा हाइप एंड प्रिपेयर कर देगा एंड एक कनेक्शन भी स्टैब्लिश करेगा जो कि आगे जाके एवेंजर्स डूम्सडे में प्ले आउट होगा। साथ ही ये नेगेटिव जोन वो एरिया बन सकता है जहां बैटल वर्ल्ड से चोरी छुपे हीरोज एकजुट होकर डूम के अगेंस्ट प्लान बनाएं। इसके अलावा नेगेटिव जोन का इंट्रोडक्शन यहाँ पर अगले फेज के विलेन के लिए भी हमें प्रिपेयर कर देगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, जो कि नेगेटिव जोन का राजा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सेंट्री अपने अंदर के इस वॉइड को रोक पाएगा? क्या थंडरबोल्ट्स टीम उसका साथ दे पाएगी या फिर सब कुछ ब्लैक वॉइड में समा जाएगा और ये पहली ऐसी मूवी बन जाएगी जहां पे हीरोज हार गए? तुम्हें क्या लगता है? क्या ये थ्योरी फिट बैठती है एमसीयू के फ्यूचर प्लान्स के साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो येलेना इस टीम की लीड एंड कनेक्टिंग कैरेक्टर हो सकती है, जो बॉब या फिर कहे अपने सेंट्री को कन्विंस करेगी कि अपने अंदर के वॉइड से लड़ो, जैसे उसने वॉइड के ब्लैक क्लाउड्स के अंदर जाकर अपने डार्क पास्ट को एम्ब्रेस किया, जिसके कुछ झलकें हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिली, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि येलेना का इस मूवी के अंदर थोड़ा ज्यादा रोल होगा। इसके अलावा कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि फैंटास्टिक फोर वाला कनेक्शन कैसा लगा। ऐसे ही ग्राउंडेड थ्योरीज और मार्वल के हिडन लेयर्स में घुसना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड